नमस्कार। मैं आपका अरुण कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th के चैप्टर प्रकाश का प्रावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। जब आगे क्लास में पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स के नाम से चैप्टर पढ़ते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड ये टॉपिक है। एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम जो है लाइन बाय लाइन देखने का प्रयास करेंगे, हर चीजों को सीखेंगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्या कह रहा सो देखो, कह रहा है कि प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। पहली बात तो आप समझ लेते हैं प्रकाश क्या है। तो आप जानते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये क्या है? प्रकाश आपने पढ़ा है, ऊर्जा का ये रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सेंसेशन पैदा करता है। मतलब हमको किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, इससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है और इसकी जो गति होती है निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। इसकी गणना सबसे पहले किसने किया था? तो ओले रोमर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किसने बताया कि प्रकाश की गति निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है गणना करके, तो ओले रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ध्यान में रहेगा। अब आते हैं परावर्तन किसको बोलते हैं। तो परावर्तन बोला जाता है कि प्रकाश, जैसे मान लेते हैं एक सतह है, इस पे प्रकाश आएगा और वापस हो जाएगा। देखो, ये हवा माध्यम से प्रकाश किसी सतह पर गया और वापस हवा माध्यम में आ गया। मतलब जिस माध्यम से किसी सतह पर प्रकाश पड़े और वापस उसी माध्यम में आ जाए तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही मतलब ये क्या हो गया? वापस लौट आएगा। ये क्या होगा? वापस लौटता है, वापस लौटेगा प्रकाश के परावर्तन में। जबकि अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग होने के कारण वो अपने रास्ते से थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, अपना पाथ को बदल लेता है, चेंज कर लेता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या सर परावर्तन में माध्यम सेम रहता है? तो हाँ, सही बात है। परावर्तन होगा तो उस समय माध्यम क्या रहेगा? सेम रहेगा, एक ही माध्यम रहेगा। लेकिन जब अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन, तो इसमें माध्यम जो है, माध्यम वो क्या होता है? माध्यम बदलता। माध्यम क्या होता है? बदलता है। इतनी बात ध्यान में आपको रहेगी क्या? इसे माध्यम बदलता। तो आइए इन्हीं चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं लाइन बाय लाइन। आ जाओ तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन अच्छे तरीके से। कह रहा है कि हम संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। अंधेरे कमरे में हम देखने में असमर्थ होते हैं और ऐसे खूबसूरत खूबसूरत चीजों को हम देखते रहते हैं। बात सही है। इसका मतलब कोई वस्तु को देखने के लिए एक तो वो वस्तु को होना जरूरी है, दूसरा स्वस्थ आंख का होना जरूरी है, तीसरा वो प्रकाश का होना जरूरी है। वो ये कहना चाह रहा है कि कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने का के योग्य बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु कब दिखती है? जैसे ये वस्तु है, ये पेन है, ये मुझे कब दिखती है? तो ये वस्तु यहाँ पर है, ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ेगी। पड़ने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा और परावर्तित किरण जब हमारी आंखों पर पड़ती है तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कोई वस्तु तब दिखती है जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़े और उस वस्तु के द्वारा परावर्तित प्रकाश की किरण हमारी आंखों पर आती है तब हम देख पाते हैं। यही कह रहा है। कह रहा हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता। देखो, 3 तरह के माध्यम होते हैं। एक पारदर्शी होते हैं, एक पारभासी होते हैं और एक अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी माध्यम कौन सा माध्यम?
जो पारदर्शी माध्यम होता है जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, इससे प्रकाश आर पार हो जाता है, जैसा कि शीशा, स्वच्छ पानी। एक होता है पारभासी माध्यम, जिससे प्रकाश जो है ना थोड़ा पास करे, थोड़ा दिखे, थोड़ा आर पार हो, थोड़ा आर पार हो, जैसे कि गंदला पानी या तेल लगा हुआ पेपर हो गया, कपड़ा हो गया ये। और एक होता है अपारदर्शी माध्यम, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश बिल्कुल ही दिखाई ना दे, ना दिखे आर पार, ना दिखे आर पार, जैसे कि लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, ये बुक हो गया, पूरा एक बुक है, नहीं देख पाएंगे इधर उधर, यही कह रहा। तो कह रहा है कि हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य और अद्भुत परिघटनाएं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग का बनना, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना, प्रकाश के गुणों का अध्ययन, इनके अन्वेषण से हमें हमारी सहायता करेगा। अगर अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश जो हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। यह तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु के तीक्ष्ण छाया बनाता। अच्छा, अगर कोई कहता है प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश आगे जा रहा है, यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु रहेगा, इधर प्रकाश स्रोत है, इधर अपारदर्शी वस्तु, तो इसकी छाया इधर बन जाती है। तो अपारदर्शी वस्तु का क्या बनता है? अपारदर्शी वस्तु का छाया बनता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा, सो देखो, इसमें कह रहा है कि आइए हम इसको जानते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इनके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। मतलब इधर से प्रकाश जा रहा और प्रकाश के रास्ते में कोई छोटा सा कण आ गया, तो प्रकाश सीधा नहीं जाके थोड़ा सा टकरा के, मुड़ के और आगे निकल जाएगा। वही बोल रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इनके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आपसे पूछ लेगा प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो प्रकाश के माध्यम में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु होगी तो प्रकाश उसको पार तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अपारदर्शी है, उसे थोड़ा सा मुड़ के आगे चला जाएगा, उसके किनारे से मुड़ के आगे चला जाएगा, उसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरलरेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता। विवर्तन जैसी घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश को किस रूप में? तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अनोन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त था। प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह के भांति व्यवहार करता है। प्रकाश का दो प्रकृति होता है, एक कण की प्रकृति होती है, एक तरंग की प्रवृत्ति होती है, जिसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट बोला जाता है। बोल रहा है क्या कि प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग के बीच के सामंजस्य स्थापित किए, और इन सारी बातों को, क्वांटम थ्योरी को, हम अगले फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग 10th क्लास में इतना ही जानते हैं कि प्रकाश एक तरंग है और प्रकाश को कण के रूप में भी लिया जा रहा है। ठीक है क्या? तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। कहेंगे कि ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक घटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगे। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में इनके उपयोगों को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। ठीक है क्या? तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। कह रहा उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ प्रकाश के परावर्तन को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पढ़ा है कि कोई ये सतह है मान लेते हैं, ये शीशा है, एक तरफ हमने
पेंट कर दिया, ठीक है, सिल्वर कोटिंग कर दे। किसकी कोटिंग कर दे? सिल्वर कोटिंग कर दे। और सिल्वर कोटिंग की तो ये अब ये शीशा नहीं रहा, ये दर्पण बन गया। अब जैसे ही प्रकाश ये इस पे पड़ेगा तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये इधर रिफ्लेक्ट होकर चला जाए, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे अभिलंब। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब हो गया। इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण आई, इस कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण आर। तो ये क्या हो गया? देखो ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पे होगा। साथ ही साथ दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, जो कि हमने आपको समझा दिया। कह रहा परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता। ये इससे देखो एनसीईआरटी है, इस लाइन से क्वेश्चन आ गया कि किस पे लागू होता है। देखा खाली दर्पण पे, चिकने पे, खुरदुरी पे, सभी पे। तो भैया ये सभी पे कह रहा है कि परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित ही होंगे, जिसमें अपना चेहरा डेली देखते हैं कि कैसा होता है। तो भैया जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़े प्रतिबिंब हमको दिखाई देते हैं। छोटे हैं तो प्रतिबिंब छोटा, बड़े हैं तो प्रतिबिंब बड़ा, ठीक है। आभासी होता है, सीधा होता है, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। तो ये सभी चीजें आप जानते हैं। जितनी दूरी पे होते हैं दर्पण से, आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है। तो ये सभी चीजें आपने देखा है समतल दर्पण से संबंधित, ठीक है। क्या आ जाओ, क्या कह रहा कि समतल दर्पण प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है, हमने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित कहने का मतलब ये हुआ कि आप खड़े हैं, आपने अपना राइट हैंड उठाया तो दर्पण में वो इसका लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा, कह रहा है कि यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। देखो एक क्रियाकलाप दिया है 10.1 एक क्रियाकलाप दिया है। क्या दिया है सो देखो, कह रहा है एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए। चम्मच तो लिए हैं ना, हाँ। इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या प्रतिबिंब देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। छोटा है या बड़ा? तो छोटा बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए कैसे होता। तो भैया परिवर्तित होता है, ठीक है। दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, पास लाते हैं प्रतिबिंब बड़ा बन जाता। कह रहा चम्मच को उल्टा कीजिए फिर और दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। दोनों पृष्ठों प्रतिबिंब का विलोचन तुलना कीजिए। तो एक तरफ अगर ये उत्तल, एक तरफ वो अवतल की तरफ व्यवहार करता तो इस तरफ उत्तल की तरफ व्यवहार करता। क्या है? कुछ है। अवतल क्या है, उत्तल क्या है, ये हम अभी आगे देखेंगे। आ जाओ क्या कह रहा। कह रहा है कि चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला सामान्यतः वक्रित दर्पण का एक प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, तो बोल देंगे कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब जो प्रकाश का परावर्तन करके प्रतिबिंब का निर्माण करता। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय होगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। जैसे जैसे ये मान लेते हैं शीशा का गोला, बड़ी सुंदर बनाया है भाई। अरे भाई पूरा सर्कुलर है। ओ भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। देखो तो क्या हुआ, ये गोला का भाग है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया बीच में। एक अलग भाग हो गया, एक अलग भाग हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ से हमने ऐसे ऐसे कट करके हटा लिया, ठीक है। और जैसे ही कट करके हटाया तो एक ये ऐसा बन गया और ये क्या हो गया, ये ऐसा बन गया। बात सही है क्या? अब हमने क्या किया कि एक के इस साइड को पेंट कर दिया। कौन से साइड को? बाहरी साइड को। बाहरी साइड को क्या किया? पेंट कर दिया। बाहरी साइड को पेंट किया। और एक में हम इसके अंदरूनी साइड को पेंट कर दिया, या अंदर वाले साइड को पेंट कर दिया। तो अगर हमने बाहर वाले साइड को पेंट किया तो इस पे प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तित हो जाएगी। तो इसका परावर्तक सतह अंदरूनी हो गया और अब इसका परावर्तक सतह कैसा हो जाएगा? बाहरी हो जाएगा। देखो ये गोला, इसका सेंटर यहाँ है, तो ये वाला साइड अंदरूनी, ये वाला साइड बाहरी। तो बाहर वाला पेंट किया तो अंदरूनी वाला परावर्तक हो जाएगा, अंदरूनी वाला पेंट किया बाहर वाला परावर्तक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा, ये वाला कौन सा? क्या ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा?
अवतल दर्पण हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसा आपने गलत बता दिया। नहीं, गलत नहीं बताया, इसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये फिगर एक ही है, और इसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये फिगर एक ही है। ये भी उत्तल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है। इसको हम देखेंगे जब चलेंगे आगे, तो लाइन बाय लाइन देखेंगे क्या कुछ है। आइए इसको देखने का हम प्रयास करते हैं। ये चूंकि गोला का एक भाग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोला जाता है। आपके सामने गोलीय दर्पण सामने में आ चुका है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोला करते हैं। कौन सा मिरर, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल मिरर बोला करते हैं। आइए क्या कह रहा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। जस्ट हमने देखा, कह रहा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है। ऐसा गोले के अंदर ये वक्रित है तो ये परावर्तक है, तो बाहर से पेंट होगा। ये परावर्तक है अंदर वाला, तो पेंट किया हुआ बाहर वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, ये बाहर, यही परावर्तक है तो अंदर वाला पेंट होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण। कह रहा है इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण दिखाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा व्यवहार करता है, जबकि चम्मच के बाहर का उभरा पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। ये आप नोट रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या बोल रहा सो देखो, कह रहा है कि चित्र में बताइए सर, नहीं समझाइएगा चित्र में, बिल्कुल समझाएंगे। आ जाओ, चित्र यहाँ है आपके सामने, देखो यह अवतल दर्पण, यह परावर्तक पृष्ठ, ऐसे किरण आएगा ऐसे चला जाएगा। यह है उत्तल दर्पण, ऐसे किरण आएगा ऐसे चला जाएगा, समझे। ये बाहर का पेंट किया हुआ, ये पेंट किया हुआ, बाहर से पेंट किया हुआ, और ये क्या हुआ, अंदर से पेंट किया हुआ। कह रहा है गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे सी से नोट करते हैं। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता तथा उत्तल दर्पण का इसके पीछे स्थित होता। कह रहा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको पी से नोट करते हैं। और कह रहा है कि भैया गोले दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा हो जिसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता। क्या है, कुछ कह रहा है ये, आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ये बोल रहा है कि देखो ये एक गोला का भाग है, बहुत बढ़िया। तो अगर ये गोला का भाग है, इसको ऐसे घेरोगे तो ये क्या होगा, एक गोला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इस गोला का एक केंद्र होगा, बिल्कुल केंद्र होगा। तो इस गोला का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, जिसको सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसकी एक त्रिज्या होगी, गोला की एक त्रिज्या होगी, तो वही त्रिज्या जो आर है, ये अब आर वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ये सी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। जो गोला का केंद्र है वही दर्पण का केंद्र होगा, तो गोले के केंद्र को गोले का केंद्र बोलेंगे, लेकिन वही गोले का केंद्र दर्पण का केंद्र बनेगा तो उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। गोली की अपनी एक त्रिज्या है, वही त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या होगी, तो इस आर को वक्रता त्रिज्या बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, वक्रता। यही चीज इसमें भी होता, ठीक है। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। इसको सी से, इसको आर से डिनोट किया गया। और इसका बीच से एक जो रेखा गुजरती है उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। और ये मुख्य फोकस यहाँ पर क्या है, पोल, और यहाँ पे अरे मुख्य फोकस ने मुख्य अक्ष बोलते हैं। और ये पोल मतलब यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस को मिलाने वाली रेखा, मतलब जो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य फोकस एफ और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। इतनी बात ध्यान में रहेगा क्या, यही चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है कि आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। और क्रियाकलाप कुछ क्या कर रहा है, चेतावनी के साथ शुरू हुआ। सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों क्या करेगा, क्षतिग्रस्त कर सकता। रेड सनलाइट आंखों पे नहीं पड़ने देना चाहिए। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए और इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर ले जाइए। एक अवतल दर्पण को हाथ में पकड़िए और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसको सूर्य की ओर ले जाइए। कह रहा दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश के दर्पण के पास रखिए, कागज की सीट पर डालिए।
शीट क्या हो गया, धीरे धीरे पीछे कीजिए तथा क्या आपको कागज के शीट पर एक प्रकाश का चमकदार तीक्ष्ण बिंदु न प्राप्त हो जाए, और उसमें क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, ये गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक पॉइंट पर सारा प्रकाश के किरण केंद्रित होने लगता है और धुआं उठने लगेगा, पेपर जलने लगेगा। कह रहा है कि सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है, अंत यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता। इस इसका क्या मतलब हुआ, सो समझो। ये क्या हुआ, एक दर्पण है। सूर्य की रोशनी इधर से पूरा ढेर सारा ऐसे आएगा समानांतर, तो जैसे ही समानांतर आएगा ऐसे, तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता। ये भी किरण आती है, वो भी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। इधर से भी किरण आती है, वो भी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। ये भी किरण आती है, वो भी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। मतलब ये सारी की सारी समानांतर किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। और आप जानते हैं सूर्य में कौन सा होता है, मुख्य रूप से बहुत सारी किरणें हैं, और अवरक्त किरण जो है उष्मा होता है। तो ये सारी उष्मा एक बिंदु पर केंद्रित होगी, और वहां पर आप पेपर रखेंगे तो पेपर क्या होता है, सुलगने लगता है। वही बोल रहा है। और उस बिंदु को क्या बोलेंगे, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस बोला जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लेगा मुख्य फोकस कैसे डिसाइड होता है, तो इसी तरीके से कह रहा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज क्या होता है, जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये फोकस कहलाया, और ये जो दर्पण का ध्रुव है इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो अगर आपसे बोलेगा फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, लेकिन जो फोकस दूरी है उस फोकस दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। याद रखिएगा, ये फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से, लेकिन फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता। और सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और जलता है। ये कह रहा है कि ध्यानपूर्वक देखिए, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का परीक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं, परिच्छेद हो रही हैं। यह अवतल दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये कुछ नहीं कहना चाह रहा है, बस ये कहना चाह रहा है कि सभी किरण एक ही बिंदु पर आती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस कहलाता। और वो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में होता है कि एक बिंदु इस पर, जैसे बहुत सारी ये किरण ऐसे आती है तो कुछ इधर निकल जाती है, कुछ इधर निकल जाती है, और जब इसको पीछे करेंगे तो ये सभी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को जहां पर सारी समानांतर किरणें मिलती हुई या वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं, ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता। मतलब ऐसे किरण आएगा, ऐसे चला जाएगा, पीछे करोगे यहाँ पे, फिर एक किरण आएगा ऐसे चला जाएगा, पीछे करोगे यहाँ पर, फिर एक किरण आएगा ऐसे चला जाएगा, पीछे करोगे यहाँ पर। इसी तरीके से सब इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग टक 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 अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, जो कि यहाँ लिखा हुआ होगा। कह रहा है कि परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको कैपिटल F द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर है क्या? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है क्या होता है, अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ के एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण का द्वारक अपर्चर कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, कह रहा है कि हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा हो। क्या कह रहा है, सो देखो,
आप समझे कि नहीं समझे मुन्ना? आ जाइए। ये कह रहा कि ये गोलीय दर्पण है, कोई ऐसा मान लेते हैं ये अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके बीच की जो दूरी है, ये वाला दूरी, ये जो लंबाई है, इसी को द्वारक या एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर, इसी को क्या बोला जाता है? द्वारक या एपर्चर बोला जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। इसी को द्वारक या एपर्चर बोला जाता है। क्या कह रहा है सो देखो, क्या कह रहा है सो देखो। कह रहा है कि वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वही द्वारक कहलाता। तो इस सीमा रेखा, इसके अब ये एक अंतिम एक सीमा रेखा, ये अंतिम सीमा, इसके बीच का जो ये है वही क्या कहलाता है? एपर्चर या द्वारक कहलाता। कह रहा है क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। क्या संबंध है? आइए सो समझ। संबंध क्या है? आइए सो समझ। तो ये है मुख्य अक्ष, ये क्या आपका? ये है मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं ध्रुव P। और इस ये कोई ना कोई क्या है? गोला का भाग है, तो उसके केंद्र को इसको बोलते हैं C। और C को क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र। इसकी लंबाई को क्या बोला जाता है? इसकी लंबाई को बोलते हैं R, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इस दोनों के बीच में यहाँ पे F होता है, जिसको फोकस बोलते हैं। वो कौन सा F है? तो जब जानते थे कि जो समानांतर किरणें हैं इस पे आके मिलती है, तो इसको बोलते हैं F। अब ये पोल और F के बीच की दूरी को स्मॉल f बोलते हैं। तो इस दोनों में क्या संबंध है? तो भैया ये दूरी जितनी है उतनी ही ये दूरी, दोनों दूरी बराबर है। मतलब 2 इंटू एफ बराबर क्या होगा? r। इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। या तो f बराबर r/2 कर दीजिए या फिर 2f इजिकल टू r कर दीजिए। बात समझ में आया क्या? तो यही है संबंध। अब हम देखेंगे जो गोलीय दर्पण है उस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज के बारे में भी जानते हैं। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे? क्या वो बड़े होंगे, छोटे होंगे, आवर्धित होंगे, समान साइज के होंगे, किस तरीके से होंगे? आइए इसको हम देखने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं और सीखते हैं। आ जाओ। एक क्रियाकलाप बोल रहा है छोटा सा, समझ लेते हैं क्या है कुछ क्रियाकलाप। कह रहा आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। क्या करना है? सारे प्रकाश को केंद्रित करना है, जहां पर केंद्रित होगा वही दर्पण का फोकस दूरी कहलाएगा। कह रहा है छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। एक्चुअल में ये क्या है? सूर्य का प्रतिबिंब बना है, वो बहुत ही छोटा बना है। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप आप आपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। एक अवतल दर्पण लीजिए, ऊपर वर्णित विधि से इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। कह रहा है मेज पर चौक से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये सब बोल रहा है। इन सारी बातों का निचोड़ कहाँ है? आइए यहाँ निचोड़। ये सही बात बोल रहा है आपको कि प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए, मोमबत्ती की स्थिति लीजिए, स्थिति पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं, कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं, किसको नहीं कर पाते हैं, इन स्थिति को समझने का प्रयास करिए। मतलब और जो प्रेक्षण है आपको नोट करना, मतलब ये आपको अलग अलग स्थिति पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, कहाँ बनेगा, बड़ा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा ना, ये आपको नोट करने के, लिखने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं इसके आगे क्या कुछ है इसमें। तो क्या कुछ है इसमें, इसको देखने के लिए अब हम आते हैं। देखो अब इसके आगे देखिए क्या है कुछ। कह रहा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब वो आभासी है, वास्तविक है, प्रकृति का ये मतलब हुआ। स्थिति मतलब वो कहाँ पे बना है, कितनी दूरी पे बना है, और साइज छोटा बना है या बड़ा बना है। ये बिंदु P मतलब पोल, बिंदु F फोकस, C वक्रता केंद्र के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है और कुछ स्थितियों के लिए यह आभासी होता। बिंब की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित होता है, छोटा होता है या समान साइज का होता।
तो कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको क्या कहता है, हमने यहाँ पे चार्ट में लिख रखा है मतलब कि प्रतिबिंब बनने के बाद की ये स्थिति है। ठीक है, देखो जब अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कैसे, सो देखो ये है अवतल दर्पण, ये कौन सा है, अवतल दर्पण, ये है इसका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, और ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब देखो अनंत किसको बोलते हैं, जो तो बहुत दूर से जो समानांतर किरणें आ रही हैं वो अनंत है। तो अनंत पे जो वस्तु को मान लेते हैं स्थिति 1 है, उसको रखेंगे तो प्रतिबिंब यहां बनता फोकस पर। अगर वस्तु को इधर से थोड़ा उधर ले जाएंगे, थोड़ा सा इधर वस्तु को ले जाएंगे, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को यहां पे रखा जाएगा, वस्तु 2, तो इसका प्रतिबिंब, अब देखो अगर प्रतिबिंब वस्तु को उधर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब यहां से इधर शिफ्ट होता चला जाएगा, वस्तु उधर प्रतिबिंब इधर, वस्तु उधर जाओगे प्रतिबिंब इधर आएगा। अनंत पर का प्रतिबिंब फोकस पर 1 का 1। अब वस्तु को यहां पे रखेंगे वक्रता के पीछे तो प्रतिबिंब वक्रता के अंदर फोकस के बीच में यहां पे बनेगा दूसरी स्थिति। अगर वस्तु को इस तीसरी स्थिति पे रखोगे वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर, तीसरा का तीसरा। वस्तु को जब रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पे चौथी स्थिति तो प्रतिबिंब बनेगा इधर वक्रता केंद्र के आगे, चौथी स्थिति। अगर वस्तु को रखेंगे फोकस पर 5वें स्थिति तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, अनंत पर 5वें स्थिति। और जो वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में 6ठी स्थिति यहाँ पे तो प्रतिबिंब इसके पीछे यहाँ पे बनेगा 6ठी स्थिति। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रतिबिंब बनते हैं। कह रहा है जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, जब सी से परे रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच बनेगा, जब सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, सी पे बनेगा, जब सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब एफ और के आगे तो सी के आगे, अगर एफ पे रखेंगे अनंत पे बनेगा, पी और एफ के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। देखो 1 से लेके ये 5 केस तक हमेशा बनेगा वास्तविक और ये 6ठे केस में बनेगा आभासी। तो 1 2 3 4 5 इस 5 केस तक वास्तविक बनेगा, देखो वास्तविक बना हुआ। लेकिन ये 6ठे केस में कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। याद रखिएगा जो वास्तविक होता है हमेशा उल्टा होता और जो आभासी होता है वो सीधा होता। अब छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, सो देखो अगर अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। अब जैसे से इधर से उधर जाएंगे उसका आकार छोटा से बड़ा होते जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ा छोटा हुआ, उससे थोड़ा सा बड़ा समान आकार का, उससे थोड़ा बड़ा आवर्धित हो गया, उससे थोड़ा बड़ा और आवर्धित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब आपने बनाया अभी, इसको हम आरेख से बना के रे डायग्राम ड्रॉ करके हम सीखना चाहते हैं। कह रहा है किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करना चाहते हैं, तो आइए कैसे करते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती है। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी वस्तु है तो इससे तो अनंत किरणें निकलते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणें किरण के रूप में नहीं पुंज के रूप में निकलते, मतलब बहुत सारा किरण लिख रहा। लेकिन हमको जब रे डायग्राम ड्रॉ करना तो हम अपने सुविधा अनुसार 2 या 3 रेज को ले जाएंगे, वो जहां पे कट जाएगा हम बोलेंगे कि वहां पे हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब बना है। और इस प्रकार ये किरणें ऐसी हों कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनके दिशाओं को जानना आसान हो। इसलिए हम 2-3 किरणों को लेते हैं। एक वो किरण लेते हैं जो अनंत पर से आती है, दूसरी वो लेती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होती है। कह रहा प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण करने के लिए उनमें से किन्हीं 2 किरणों पर विचार करना चाहिए। किन्हीं 2 किरण से आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वो 2 किरण कौन कौन सा लेना है, आइए। ये क्या है, रूल्स है। एक्चुअल में ये रूल्स है फॉर रे डायग्राम। अगर आप रे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करिए। बहुत सारी जो अनंत किरणें हैं उन किरणों में से कुछ किरण को लीजिए और उसको ड्रॉ कीजिए, बन जाएगा रे डायग्राम, वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब बन जाएगा।
कह रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रहे थे मुख्य फोकस पर ही जा रहे थे, और उत्तल दर्पण में क्या है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ेगी। जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हमने प्रकाश की किरण ली, तो यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन, क्योंकि दर्पण पे पड़ा तो परावर्तन होगा, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, तो मुख्य फोकस इधर है, इधर जाएगा। वही अब है उत्तल दर्पण ही है, तो ये प्रकाश की किरण लिया समानांतर, अब उधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, तो उधर जाएगा, जिसको पीछे करने पर ये फोकस से मिलेगा, तो ये सीधा आगे निकल जाएगा, टक 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 पीछे। तो अवतल दर्पण में जो समानांतर किरण है वो फोकस से गुजरेगा, उत्तल दर्पण में समानांतर किरण फोकस से गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा। हो गया यही, ओके, पहला रूल कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, सो देखो, दूसरा कह रहा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले या उत्तल केंद्र के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन होगी ना, वो अभिलंब की तरह व्यवहार करेगा, और वो जिस तरीके से जाएगा उसी तरीके से वापस हो जाएगा। क्या कह रहा है, सो देखो, कह रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पक्ष के अनुदिश वापस परावर्तित होती है। ठीक है, जैसे ये अवतल दर्पण, ये वक्रता केंद्र से कोई किरण गया तो परावर्तन होकर किधर जाएगा, परावर्तन होकर किधर जाएगा, नहीं वक्रता केंद्र तो फोकस ना है सर, ये तो फोकस ना है जे, वक्रता केंद्र वाला कहां दिया, वक्रता केंद्र वाला यहां दिया, वक्रता केंद्र वाला यहां दिया, यहां दिया, देखो वक्रता केंद्र वाला, हाँ, देखिए इधर दिया है। जो वक्रता केंद्र से जाएगा वापस उसी पर हो जाएगा, जो वक्रता केंद्र से जाएगा वापस उसी पे जाएगा, पीछे बढ़ाओगे तो सी से जाता हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये क्या क्या है, सो देखो, और एक ये क्या है, जिस कोण से कोई आएगा उसी कोण से परावर्तित होगा, जिस कोण से आएगा, जिस कोण से आएगा उसी कोण से परावर्तित होगा। ये देखो, ये सभी जो हैं, ये कौन सा रूल है, आइए मैं इसको समझाता हूं सिंपल सा लैंग्वेज में। यह अवतल दर्पण है, ये मुख्य अच्छा ध्रुव है, फोकस है वक्रता के अंदर, प्रकाश की किरण जो आएगी वो फोकस से चली जाएगी, पहला। दूसरा, जो फोकस से आएगी वो समानांतर हो जाएगी, दूसरा। तीसरा, जो वक्रता केंद्र से आएगा वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न हो जाएगा। उसी तरीके से अवतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी, यदि उत्तल दर्पण में भी P है, ये F है, ये C है, समानांतर किरण आएगी, F इधर थोड़े हो गया, क्या ड्रॉ कर दिया, उधर ना ऑफ होगा, F होगा और C होगा। जो समानांतर किरण आएगी वो ऐसे निकल जाएगी, पीछे करोगे F पर मिलता हुआ मालूम पड़ेगा। दूसरा, जो किरण F पर डाला जाएगा, पहला ही मान लेते कोई किरण इस तरीके से डाला गया F पर, तो ये समानांतर इस तरीके से हो जाएंगे। तीसरा, जो जिस कोण से आएगा, इस जिस कोण से आएगा उसी कोण से चला जाएगा। चौथा, जो वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र के समान आएगा वो उसी पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्या है एक बार और देख लीजिए, क्या है सो देखो, क्या कह रहा है सो देख, इसमें क्या कह रहा, जो समानांतर आएगी वो वक्रता, जो समानांतर आएगी मुख्य फोकस से चला जाएगा, समानांतर आएगा मुख्य फोकस से जाता हुआ मालूम पड़ेगा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा, जो फोकस से आएगा वो समानांतर हो जाएगा, जो फोकस से आएगा वो समानांतर होता हुआ मालूम पड़ेगा, दूसरा। तीसरा क्या कह रहा, जो वक्रता केंद्र पे आएगा वक्रता केंद्र पे वापस आ जाएगा, जो वक्रता केंद्र पे उसी पे वापस हो जाएगा। और चौथा, जो जिस कोण से आएगा उसी कोण से वापस हो जाएगा, जो जिस कोण से आएगा उसी कोण से वापस जाता हुआ मालूम पड़ेगा। और यही ये अब क्या कहता है आपको, रे डायग्राम हो गया। क्या है रे डायग्राम, आइए देखते हैं, अलग अलग स्थिति में अलग अलग रे डायग्राम। ये पहली स्थिति दिया, जब वस्तु को अनंत पर रखा, तो वस्तु को अनंत पर तो एक किरण आएगा जो फोकस से चला जाएगा, दूसरी किरण आएगा जो फोकस से चला जाएगा। दोनों जहां पे मिला, ये फोकस पे मिला, तो कहां मिला, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बना,
तो भैया फोकस पर बना। कैसा बना? रियल कट हुआ है ये, इसलिए कैसा बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना। कैसा बना? तो छोटा बना। हो गया। यहां पे देखो, वस्तु को दूसरी स्थिति रखी गई है वक्रता केंद्र के पीछे, तो एक किरण आया समानांतर जो फोकस से चला गया, दूसरा वक्रता केंद्र से आने वाले उसी पर रिटर्न हो जाती है। दोनों कहां पे कटा? यहां पे कटा। तो ये कटा तो रियल में कटा है, तो कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक बना। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है। देखो, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है, उल्टा होता है। और कैसा है? छोटा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा है। कहां पे बना? सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच बना। इसी तरीके से ये सारे हैं, इसी तरीके से ये सारे हैं। जब वस्तु को सी पर रखेंगे, जब वस्तु को सी पर रखेंगे, प्रतिबिंब भी सी पे बनता है। जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब सी के परे यहाँ पे नीचे बनता है और बड़ा बनता है। जब वस्तु को F पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और जब वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो कौन सा प्रतिबिंब कहां बनता है ये आपको बताना था। तो अगर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जब अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अनंत के बीच में बनेगा, मतलब आगे बनेगा। जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित बनेगा। कह रहा है इसका प्रयोग कहां करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग मिरर में भी उसका प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां किया जाता है ये आपको ध्यान में रखा, एग्जाम में पूछा जाता। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो जानते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी बनेगा हमेशा, क्योंकि आभासी है इसलिए सीधा बनेगा हमेशा, और साथ ही साथ छोटा बनेगा हमेशा। मतलब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, हमेशा सीधा और हमेशा छोटा ही बनता। क्या है आइए देखिए यहां पे, क्या है आइए देखिए यहां पे। कह रहा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है, दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण के निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन दोनों स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आरेख नीचे दिया गया है। देखो, अगर अनंत पर रहेगा तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण कैसी होती है? समानांतर होती है। तो ऐसे आया, हमने बताया जो समानांतर आएगा फोकस से चला जाएगा, तो ऐसे चला जाएगा, पीछे करोगे फोकस से मिलता हुआ मालूम पड़ेगा। दूसरी किरण आएगा ऐसे चला जाएगा और पीछे करोगे फोकस से मिलता हुआ मालूम पड़ेगा। तो कहां पे मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है? ये रियल में मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है, इसलिए आभासी है। कहां बनता है? फोकस से बनता है। कैसा बनता है? बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है। दूसरी स्थिति लिया हमने, दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखा, तो एक समानांतर किरण हो गया जो उधर चला गया, पीछे करेंगे फोकस से जाता हुआ मालूम पड़ेगा। दूसरा जो वक्रता केंद्र के सीध में लिया तो ये वापस उसी में हो जाएगा, पीछे करेंगे सी से मिलता हुआ मालूम पड़ेगा, यहीं से डॉटेड लाइन में आ जाएगा। मतलब क्या ये दोनों कट कहां रहा है? दोनों पे कट कर रहा है यहाँ पे। ये क्या है? पोल और फोकस के बीच में। तो जब वस्तु को आप रखते हैं कहां? अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और जब वस्तु को रखते हैं उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी तो प्रतिबिंब बनता है पोल और फोकस के बीच में। और इन दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी बनता, डॉटेड लाइन से बन रहा आभासी बनता, छोटा बनता है और सीधा बनता। ठीक है। यही आपको दो स्थितियां दिया गया है। देखो इधर में क्या कह रहा, कह रहा अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी रखेंगे तो दर्पण और फोकस के बीच कहीं भी बनेगा। अनंत पे है अत्यधिक छोटा बनेगा, ऐसे छोटा बनेगा, और दोनों ही केस में आभासी और सीधा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि जो अवतल दर्पण है वो आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता, जबकि जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा आभासी बनाता और छोटा बनाता। तो अगर ये क्लियर हो गया, अब फिर बोलेगा कौन ऐसा है कि आभासी तो बनाता है परंतु बड़ा बनाता है, और कौन ऐसा है कि आभासी तो बनाता है लेकिन छोटा बनाता है। तो आभासी और छोटा उत्तल दर्पण बनाता है, जबकि आभासी और बड़ा अवतल दर्पण बनाता है। ये बात समझना, आभासी के साथ छोटा तो उत्तल दर्पण, आभासी के साथ बड़ा तो अवतल दर्पण बनाता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ। क्या बोला? आगरा किले की एक दीवार में ऐसा एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ। हमने देखा है, जाके हमने देखा। यदि आप किसी आगरा किला देखने जाएं, कभी आगरा किला देखने जाएं, दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर ऊंचे स्थान पर खड़ा होना होगा। और हमने भी जाके ये चीजें देखी है, आप नहीं देखे हैं तो कभी जाके देखिए, बहुत खूबसूरत सा लगता है। आप यहां से पूरे ताजमहल को देख पाएंगे। कह रहा उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य विंग दर्पण के रूप में करते हैं। पश्च दृश्य मतलब जब गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर में जो पीछे की गाड़ियों को देखते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हेडलाइट होता आगे उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही बोल रहा, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं और इन्हें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सदैव सीधा बनाता, हमेशा सीधा बनाता, यद्यपि और छोटा है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित है। अतः सवतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या करता है? समर्थ बनाता है। इसलिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता। ये क्या कह रहा? ये है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटे, जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोला जाता है? साइन कन्वेंशन बोला जाता। क्या है साइन कन्वेंशन? तो ये साइन कन्वेंशन जब हमको न्यूमेरिकल बनाना होता है तो इस साइन कन्वेंशन को हम ध्यान में रखते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन में विचार करते समय एक निश्चित चिन्ह की परिपाटी का पालन करेंगे, जिसमें नई काढ़ते चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार होता है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। याद रखिएगा, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कह रहा मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये क्या है? सो देखो ये क्या है, मैं इसको आराम से आपको प्यार से समझाता हूं। कुछ नहीं है, ये ऐसा एक दर्पण चिन्ह परिपाटी, एक बार मैं आपको समझा दूंगा, दिमाग से नहीं निकलेगा। ये है P, ये है F, ये है C। एक्चुअल में चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल के लिए जरूरी होता, कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो y एक्सिस और x एक्सिस को मिलाते हैं तो ऐसे एक पॉइंट मिलता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। उसी तरीके से इसको y एक्सिस ऐसे कर लीजिए और इसको x एक्सिस कर लीजिए, और ये दोनों कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा पोल पर। तो जिस तरीके से ग्राफ में सारे दूरियों को केंद्र से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं, मूल बिंदु से, वही मूल बिंदु यहाँ पे ध्रुव है। इसका मतलब सारी दूरियां कहां से? ध्रुव से मापी जाती है। क्लियर हो गया? इस ध्रुव और फोकस के बीच की इस दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r बोलते हैं। आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो राइट साइड में आप पॉजिटिव लेते हैं,
लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं, ऊपर के दिशा में पॉजिटिव लेते हैं और नीचे के दिशा में नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब इसके इधर जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव होगी। आप देखा अपने डे डायग्राम में हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए यू वी एफ, यू का मतलब होता है वस्तु दूरी, कहां से, तो पोल से, ध्रुव से। भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, कहां से, तो भैया वही ध्रुव से। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, कहां से, वही ध्रुव से। अब आप इसके आगे समझ, वस्तु हमेशा बाईं ओर, और देखो यहां पे हम खड़े हो गए, इधर दायां, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। उधर है तो नेगेटिव लोगे तो यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हमेशा। भी क्या होगा, प्रतिबिंब। तो आपने पढ़ा रे डायग्राम में 5 केस में अनंत पे रहेगा तो एफ पे बनेगा, बाईं तरफ बना। अनंत और सी के बीच में रहेगा तो एफ और सी के बीच में यहां बनेगा। जब सी पे रहता तो प्रतिबिंब यहीं पे बनता है। जब सी और एफ के बीच में यहां पे रहता तो प्रतिबिंब यहां पे बनता है। जब एफ पे रहता तो प्रतिबिंब इधर बनता है। मतलब यहां तक इन 5 केसों में आपने देखा कि प्रतिबिंब हमेशा किधर बन रहा है, बाईं तरफ। चूंकि बाईं तरफ बन रहा है तो ये भी होगा नेगेटिव। लेकिन एक केस है वो पॉजिटिव होगा, कब, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे तब। समझिए, यू हमेशा ऋणात्मक, यू हमेशा ऋणात्मक, भी 5 केस में ऋणात्मक। लेकिन एक केस में जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब चूंकि इधर बन जाता है, इसलिए उस एक केस के लिए हम धनात्मक लेंगे। और एफ तो हमेशा फोकस बाईं तरफ ही होता है, तो एफ क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक। एफ ऋणात्मक, आर क्या होगा, वो भी ऋणात्मक। साथ ही साथ एच बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई को, तो वस्तु तो हमेशा ऊपर ही रखते हैं और ऊपर को प्लस लिया जाता। जबकि एच डैश बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को। 5 केस में प्रतिबिंब नीचे बना था तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन एक केस में पॉजिटिव बना, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब ऊपर बना था। कब, जब P एंड F के बीच में रखा तब। आइए क्या है ये चीजें क्या हमने बताया, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने बोला कि भैया वस्तु की दूरी हमेशा U नेगेटिव होता है, भी नेगेटिव होगा 5 केस में। एक केस में जब वस्तु को यहां पे रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर बनता है, इसलिए भी पॉजिटिव होगा। F हमेशा फोकस दूरी उधर रहता है, इसलिए F नेगेटिव हो गया। R भी नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब H जिसको बिंब की ऊंचाई बोलते हैं, वस्तुओं की ऊंचाई, तो वस्तु को तो आप हमेशा ऊपर में रखते हैं, इसलिए पॉजिटिव हो गया। और H डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और 5 केस में प्रतिबिंब नीचे बनता है, इसलिए 5 केस में नेगेटिव। एक केस में जब वस्तु को यहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहां बनता है, तो यहां पे बस पॉजिटिव लेंगे। यही चीज बोल रहा है किसके लिए, तो ये है उत्तल दर्पण के लिए। अगर वही अवतल दर्पण के लिए ये है अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बोलता तो क्या होता। उत्तल दर्पण के लिए भी बता देता हूं। यहां P है, यहां F है, यहां C है। वस्तु को तो आप बाईं तरफ ही रखेंगे, क्योंकि वस्तु बाईं तरफ, इसलिए U नेगेटिव। भी क्या होगा, तो प्रतिबिंब इधर बनता है, बायां को नेगेटिव, दायां को पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो प्रतिबिंब इधर बना, इसलिए भी पॉजिटिव होगा। F फोकस इधर ही है, इसलिए वो भी पॉजिटिव होगा। F पॉजिटिव तो R भी पॉजिटिव होगा। H वस्तु की ऊंचाई, वस्तु ऊपर लेते हैं, ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। H डैश ये क्या होगा, प्रतिबिंब भी ऊपर बनता तो ये भी पॉजिटिव। मतलब ये सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, किस में, उत्तल दर्पण में। सर यू तो आपने नेगेटिव लिखा, अरे भैया यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में। ध्यान में नहीं रहेगा क्या, ओके। क्या बोल रहा, कह रहा है गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब दूरी यू कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाती है, फोकस दूरी F कहलाता है। तो ये क्या है, दर्पण सूत्र है। क्या है, UVF सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए और जोड़ दीजिए। 1/U + 1/V = 1/F होता है।
यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए बिंब की दूरी सबके लिए लागू है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। क्या बोल रहा है अब? आवर्धन। आवर्धन किसको बोलते हैं? कोई वस्तु था, उसका प्रतिबिंब बना छोटा या बड़ा। तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कितना छोटा या कितना बड़ा बना, ये कौन बताता है? तो ये बताता है मैग्निफिकेशन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को बोला था ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एस डैश से और बिंब की ऊंचाई को एस से यहां पे दिखाया गया। इसलिए एम बराबर क्या होगा? एच डैश बाई एच। इसको दूसरे तरीके से भी दिखाते हैं। एम बराबर क्या? माइनस भी बाई यू। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को ही बोलते हैं आवर्धन, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही बोलते हैं। लेकिन अंतर क्या है? एम बराबर यहां होता है एच डैश बाई एच, यहां होता है एम बराबर माइनस भी बाई यू। आपको ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में आपको रखना कि ध्यान दीजिए कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ले जाती है, क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब भी ऊपर बनता, और वास्तविक के लिए ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब आभासी है। मतलब m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, मतलब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना है, और m का वैल्यू अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना। इसका ये मतलब समझ में आया है क्या? छोटा सा एक न्यूमेरिकल, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता। उत्तल दर्पण में U निगेटिव होता, उसके बाद सब पॉजिटिव होता, F पॉजिटिव होता, R पॉजिटिव होता, H पॉजिटिव होता, H डैश पॉजिटिव होता। सभी हमें जस्ट बताया। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, तो R कितना है? 3 मीटर। तो फोकस इसका आधा 1.5 मीटर। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि बस, तो U क्या हो गया? -5 मीटर। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना, मतलब U दे दिया -5 मीटर, F दे दिया 1.5 मीटर, भी निकालना नहीं निकलेगा। फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला होता है क्या? 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v निकालना, 1/u उधर चला गया, इसको सॉल्व किए, आ गया 1.15 मीटर। जो वैल्यू दिया उसी वैल्यू को बैठा के सॉल्व कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये था प्रकाश का परावर्तन, ये था प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं हम, ये क्या था आपका? ये था प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या कह रहा है? किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरलरेखा में गमन करना प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या यह अब भी सरलरेखा में चलता है, अपनी दिशा बदलता है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएं। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की उठी हुई प्रतीत होती है, लगता है ना कि थोड़ा उठा हुआ है जल। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब से किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, बात तो सही है। आपने देखा होगा कि किसी पेंसिल को किसी पानी भरे कांच में रखा होगा तो पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबा हुआ देखा? हाँ देखा भाई। यह वायु और कांच, यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपरी सतह में टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में नींबू साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। इस अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? ये सभी के सभी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये जितना हमने अभी बताया ये सभी दे देगा, बोलेगा कि बताइए ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है या अपवर्तन के कारण? तो ये सभी के सभी
प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल की मुड़ी होने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों को ऊपर कांच का स्लैब रखते हैं तो वे ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल प्रयोग करेंगे तब पेंसिल क्या होगा, मुड़ेगा, लेकिन उतनी ही मुड़ी दिखाई देगी ऐसा नहीं है। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें तो क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होंगे? नहीं, चेंज हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार क्या होता है, अलग अलग। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। इसी घटना को क्या करते हैं हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है सो समझो। ये कहना चाह रहा है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उस प्रकाश की दिशा बदल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति बदल जाती है और इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। कह रहा कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपने वास्तविक हिस्से से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये क्या कह रहा है सो देखो, ये कह रहा है कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को पढ़ना। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन क्या सो देखो, कह रहा है कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक सीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। सीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब रखिए। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए। ABCD नाम दीजिए। 2 पिने मान लीजिए E और F ऊर्ध्वाधर की दिशा में लगाइए। पिनों को क्या करना है, एडजस्ट करना है। पिन और F मतलब ये सब करने को बोल रहा है और इसको करते करते हम यहाँ एक स्लैब ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक स्लैब ले लिया। क्या है स्लैब, आइए इधर देखते हैं। यह कांच का स्लैब, वो सारी बातों को जो क्रियाकलाप में लिखा हुआ वो इसके लिए बोल रहा। ये कांच का स्लैब है, ऊपर में वायु है, नीचे में कांच है, फिर नीचे में क्या है, वायु। अगर आपसे पूछा जाएगा वायु और कांच इस दोनों में किसमें प्रकाश की गति ज्यादा होती है, तो आप जानते हैं वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता, जबकि कांच में प्रकाश की गति 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। मतलब वायु में प्रकाश की गति ज्यादा है, कांच में प्रकाश की गति कम है। अच्छा, वायु में माध्यम के कण ज्यादा है या कम है, तो इसमें माध्यम के कण कम है, इसलिए इसका घनत्व क्या है, घनत्व कम है। जबकि कांच के घनत्व क्या है, ज्यादा है। कांच के घनत्व क्या है, ज्यादा। चूंकि इसका घनत्व कम है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। क्या बोला जाएगा, विरल माध्यम। इसको क्या बोला जाएगा, सघन माध्यम। मतलब जब प्रकाश की किरण इधर से इसमें प्रवेश करती है तो विरल माध्यम से सघन में जा रही है, और जब यहां से बाहर निकलते मतलब सघन से विरल में आ रही है। ओके, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की गति परिवर्तित होती है, और प्रकाश की गति के परिवर्तन के कारण उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। क्या बोल रहा हूं, बोल रहा हूं प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आएगा तो अभिलंब की ओर मिलेगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा प्रकाश की किरण। जैसे विरल से सघन में आया और यह अभिलंब है तो जाना इसको इस रास्ते में जाना चाहिए था, वो देखो थोड़ा मुड़ गया
और यहां से यहां तक आया, जाना चाहिए था इस रास्ते में, नहीं गया, थोड़ा मुड़ के इस रास्ते से गया, लेकिन यहां से यहां तक एक ही माध्यम है तो सीधा जा तो रहा है, लेकिन यहां पर जाने के बाद ऐसे प्रकाश के किरण आया तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मुड़ के वैसे हो गया। तो अब समझो बात, यह आपतित किरण था, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोला जाता है? निर्गत किरण। आपतित किरण को आगे तक बढ़ाइए और ये निर्गत किरण है, तो इस दोनों के बीच में एक विस्थापन आया, देखो कितना गैप हो गया, इसी विस्थापन को लाता है पार्श्व विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और यही सारी बातें लिखा हुआ, ये ऊपर से नीचे तक ये लिखा है। क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण अपने दिशा बिंदु O से O डैश पर अपवर्तित होती है। तो देखो O से O डैश पर अपवर्तित होती, देखो अपवर्तित हुआ ना। कह रहा ए बी के बिंदु O पर एक अभिलंब एन एन डैश खींचिए, देखो यहां पर एन एन डैश खींचे, यहां पे एम एम डैश खींचा गया, यही सब बोला। कह रहा बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा, O पर विरल से सघन, O डैश पर सघन से विरल, यही चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें लिखी गई हैं जो हमने आपको बता दिया। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि आपतित किरण O O डैश अपवर्तित किरण, ए बी पर ई पी तिरछे आपतित किरण है, O O डैश अपवर्तित और O डैश एच क्या है? निर्गत किरण। हमने आपको बता दिया फिगर में, ठीक है। कह रहा है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर निकलती है, निकली थी, तथापि प्रकाश किरण से थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता। पार्श्विक विस्थापन किसको बोलते हैं? तो ये इसी को पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है कि भाई पार्श्विक विस्थापन क्या है? ये है पार्श्विक विस्थापन। प्रकाश के किरण प्रवेश ये की तो आगे बढ़ते 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 इसको ऐसे निकलना चाहिए था, निकला नहीं, फाइनली निकला ये ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ गया। आना चाहिए था इससे, गया ऐसे, तो कितना का विस्थापन हुआ? तो यही विस्थापन हो गया, और इसको क्या बोला जाता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्विक विस्थापन बोला जाता। कह रहा है कि अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता। जिस तरीके से परावर्तन के दो नियम, उस तरह से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां भी वही बात है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होता। और दूसरा नियम उसमें हमने पढ़ा था, एंगल आई, एंगल आई के बराबर होता है। यहां पे ये नहीं पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल आई, और साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा नियत होगा। और ये नियम स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता। और उस नियत मान, वो जो नियत मान है वो अपवर्तनांक को दर्शाता है। क्या कह रहा? प्रकाश के किसी निश्चित रंग, कंडीशन याद रखना, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर रहता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। साइन आई बाय साइन आर क्या होता है? स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जो हमने बोला वही बात। कह रहा इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब क्या? ये कांच है मान लेते हैं और यह हवा है, तो हवा से कांच में गया, ये आई हुआ, ये आर हुआ। तो कह रहा है कि इस स्थिरांक के मान को, तो आप साइन आई बाय साइन आर निकालेंगे तो जो स्थिरांक आएगा वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर हवा से कांच में जा रहा है तो
आई हुआ ये आर, साइन आई बाय साइन आर निकालेंगे तो ये जो स्थिरांक है ये कांच का अपवर्तनांक बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में? हवा के रिस्पेक्ट। ये कहना चाह रहा। अब चूंकि अपवर्तनांक की चर्चा हो ही गई है इसलिए अपवर्तनांक को हम देख ही लेते हैं क्या होता है कुछ अपवर्तनांक। कह रहा है कि आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबंध किया जा सकता। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश से किसी माध्यम में हो सकने वाले द्रुततम चाल है। मतलब सबसे अधिक प्रकाश की चाल अगर होती है तो 3 × 10⁸ होती है और किसमें होती है? निर्वात में होती है। कह रहा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है, इसलिए हम लोग कांच और वायु दोनों के लिए इतना ही मान लेते हैं। कांच या पानी में यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर है, जैसा कि नीचे दिया गया। कह रहा दर्शाए गए चित्र के अनुसार प्रकाश के किरण पर विचार करते हैं। कह रहा मान लीजिए प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 है, माध्यम 2 में v2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के साथ अपवर्तनांक माध्यम ए में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता। इससे प्राय n/1 सूचित करते हैं। क्या कह रहा है सो देखो, ये कह रहा है कि हम अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? अपवर्तनांक क्या है सो देखो, क्या रहा है कि माध्यम 2 का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक n/1 का मतलब हुआ, n/1 का मतलब हुआ, n/1 का मतलब हुआ माध्यम 2 का, जैसे n/1 लिखा हुआ मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक है 1 के रिस्पेक्ट में। माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के रिस्पेक्ट में, ये कैसे होगा? तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के रिस्पेक्ट में होगा तो ये कैसे निकलेगा? तो आपको करना है 1 के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता उसमें प्रकाश की चाल बट्टे जिसका निकालना उसमें प्रकाश की चाल। तो n/1 बराबर होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो v1/v2 कर दीजिए। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो v2/v1 कर दीजिए। यही ये कहना चाह रहा है, यही ये कहना चाह रहा। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं तो उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उससे डिवाइड कर दीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसमें प्रकाश की चाल के। जैसे यहां पे देखो समझो, अगर हमको कांच का प्रकाश की कांच में हमका अपवर्तनांक निकालना, हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, कांच को ग्लास बोल देते हैं और वायु को एयर बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं कांच का, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो ये क्या होगा? वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका ये मतलब, अगर आप NGA निकालना चाहते हैं VA/VG करना पड़ेगा, ठीक है। यही ये कहना चाह रहा। कह रहा कि यदि माध्यम ए निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता है। देखो अपवर्तनांक 2 तरह का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष वायु या निर्वात के रूप में निकाला जाता है, जबकि सापेक्ष अपवर्तनांक किसी और के रिस्पेक्ट में। कह रहे केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तो माध्यम में प्रकाश की चाल v है और हमको वायु के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना आता उसमें प्रकाश की चाल और जिसका निकालना वो यही होता n बराबर क्या हो गया? c/v। कह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलिए या सिंपल अपवर्तनांक बोलिए एक ही बात, वो उसका खुद का अपवर्तनांक होता। बोलते अपवर्तनांक
वाटर का कितना होता है 1.33। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग जल में प्रकाश के वेग का 1.33 टाइम्स कम है। जल में प्रकाश की चाल देखो, जिसका जितना अपवर्तनांक अधिक होगा उसका मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल निर्वात में होती है उसके रिस्पेक्ट में कम होगा। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं। मान लेते हैं कि हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश को निर्वात से पास कराएंगे और उसी प्रकाश को हीरा से पास कराएंगे तो हीरा में जो प्रकाश की चाल है वो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगा, जितनी चाल किसमें थी? तो निर्वात में थी। कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता? क्राउन कांच का 1.52। ये सब का अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्या सर सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, कुछ कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता, इसको सिंपली आप 1 भी बोल सकते हैं। जल का अपवर्तनांक 1.33 याद रखना, ठीक है। फिर बोलेगा क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 है, याद रखना। फिर बोलेगा हीरा का अपवर्तनांक 2.42। सर्वाधिक, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता तो हीरा का होता है, याद रखना। बोलेगा कि फ्लिंट कांच का कितना होता 1.65। ये कुछ कुछ आपको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहा है सो देखो, क्या है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान अधिक भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है। केरोसिन का अपवर्तनांक जल से अधिक है, लेकिन केरोसिन का घनत्व जल से कम होता। जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम होता। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी का द्रव्यमान घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका प्रकाशिक घनत्व भी ज्यादा, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। क्या है ये? इसको समझने का आइए हम करते हैं प्रयास। कह रहा है किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा व्यक्त करता है। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित कोनोटेशन होता, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इसका अर्थ प्रकाशिक विरल और प्रकाशिक सघन से है। हम कब कह सकते हैं कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है? दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, सघन माध्यम में कम होता। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो सघन में जाने से प्रकाश की चाल घट जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जबकि प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। यही वो कहना चाह रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। कह रहा आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते हुए देखा होगा। यहाँ पे लगाता है और उसको ठीक करता। क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छू कर देखा? बिल्कुल देखा। आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें आवर्धक लेंस देता है, उसको छू कर देखिए, बीच में मोटा दिखेगा। ये कैसा दिखता है? चश्मों में हम लेंसों का उपयोग करते हैं, जैसे हमने चश्मा पहन रखा है इसमें भी लेंस लगे हुए हैं। घड़ी साज के आवर्धक भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या है? यह प्रकाश किरणों किस प्रकार मोड़ता है। आइए हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। तो देखो क्या है। कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता।
दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है लेंस कहलाता। इसका अर्थ है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहा जाता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता। बोल रहा है ये अभिसरित करता है प्रकाश की किरण को, इसलिए अब सारे लेंस भी बोलते हैं। इस प्रकार द्विअवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। बीच का पेशा किनारों पे पतला मोटा होता है। ये क्या है? सो कुछ नहीं, लंबा चौड़ा जो कहानी कह रहा है ये कह रहा कि ये है उत्तल लेंस, ये कह रहा है ये उत्तल लेंस है, कह रहा है ये अवतल लेंस, ये कह रहा है बीच में देखो ये बीच है, बीच में मोटा होगा कौन? उत्तल लेंस। और ये किनारा, ये किनारा, किनारा पर पतला होगा कौन? उत्तल लेंस। ये कह रहा है ये अवतल लेंस है, बीच में देखो पतला, कमर इसका पतला, बीच पतला, और ये किनारा है ये मोटा, ये क्या है? मोटा। ये कहना चाह रहा। ये क्या करता है? जो भी प्रकाश की किरण आई इसको एक पॉइंट पर सेंटर्ड कर देता, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस। ये क्या करता है? प्रकाश आया इसको फैला देता, पीछे करने पर ये पॉइंट से मिलता हुआ प्रतीत होता। मतलब जैसे ढेर सारा किरण आएगा तो एक पॉइंट पर फोकस कर देता है उत्तल लेंस, इसलिए उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस बोलते हैं। लेकिन ऐसे किरण आया ऐसे फैला देगा, अवतल लेंस, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। यही ये कह रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा है किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या है? द्वारक क्या है? कह रहा है कि ओ से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता। इस अध्याय में अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक उनके वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ऐसे लेंस छोटे द्वारक में पतले लेंस कहलाते हैं। जबकि इस लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है? आइए इसको समझने की बात करते हैं। ये क्या कह रहा प्रकाशिक केंद्र के बारे में? ये देखो क्या कह रहा। ये कह रहा कि मान लेते हैं कि ये लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस। ये प्रकाश की किरण जा रही है तो ये वाला अगर मान लेते ये वन हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा, ये पहला वाला हिस्सा किसी ऐसे वाले लेंस का भाग रहा होगा तो इसका एक इधर केंद्र बनेगा जिसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये जो दूसरा हिस्सा है ऐसे किसी लेंस का टुकड़ा का भाग रहा होगा तो इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये भी वक्रता केंद्र है, ये भी वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र 1, ये वक्रता केंद्र 2 है। और ये द्वारक है। ये लंबाई क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता। ये मुख्य अक्ष है और ये जो लाइन गया बीच से आभासी, इस दोनों जहां पे मिलता है उसको ओ ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं। यही बातें ये अभी ऊपर में बताया। अब आते हैं करा कागज लगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। जब क्या करते हैं? सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट? जैसा हमने अवतल दर्पण में किया था। हमने क्या किया? सूर्य लिया, एक लेंस को अपने हाथ में पकड़ा, सूर्य की ओर निर्दिष्ट किया, रखा तो देखा एक जगह फोकस हो गया। जहां पे ये फोकस हो जाता है उसको मुख्य फोकस बोलते हैं, सुलगने लगता। कह रहा एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके कारण कागज जलने लगता है। लेंस द्वारा किरणें एक तिरछ चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती है। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है और उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। अब हम एक लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। जब प्रकाश के ऐसे किरणों किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है? एक उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए क्या होता है? ये नीचे देखते हैं।
कह रहा है कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सारी किरणें आपतित हैं। किरण लेंस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाते हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस क्या है, कुछ है, आइए देखो ये क्या कह रहा है। सो देखो, जहां से अपसरित, वही अवतल लेंस से बोला है कि आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समानांतर किरणों को गुजरने दें तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्रतीत होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः अक्षर F का प्रयोग करता था। तथापि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस है तो उसको F1 F2 से निरूपित करेंगे। कह रहा किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाता। ये क्या है, ये सभी के सभी बात क्या है, आइए यहां पर समझ। क्या रहा है कि भैया ये है आपको उत्तल लेंस, ये है मुख्य अक्ष और ये है वक्रता केंद्र आदि प्रकाशिक केंद्र O। ये है F1। इसको बड़ा कर दूं क्या थोड़ा सा, इसको बड़ा कर दूं क्या थोड़ा सा, देखो ये है द्वारक, ये है प्रकाशीय बिंदु, यह है मुख्य अक्ष। यहाँ है C1, यहाँ है C2, इसके बीच एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं F1, इसके बीच एक पॉइंट होता है F2। ठीक है, ये बोल रहा। अगर इधर से प्रकाश की किरण आएगी तो इधर F1 होगा, इधर F2 होगा, और इधर से प्रकाश की किरण आएगा तो इधर F1 होगा, इधर F2 होगा। जिधर से प्रकाश की किरण, जिधर वस्तु को रखेंगे उधर F1 और F2 होगा। ये कहना चाह रहा है। ये कह रहा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आइए इसके अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई जाएंगे। अलग अलग स्थितियां क्या है, सो देखो। जिस तरीके से दर्पण में हमने देखा था 6 स्थिति और 2 स्थिति दूसरे दर्पण में, उसी तरीके से हम यहां भी देखेंगे। जिस तरीके से अवतल दर्पण सभी तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं, 5 केस में वास्तविक, 1 केस में आभासी, उसी तरीके से यहां पर उत्तल लेंस सभी तरह के प्रतिबिंब बनाएंगे, 5 केस में वास्तविक, 1 केस में आभासी। जिस तरीके से दर्पण में उत्तल दर्पण 2 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करते थे और आभासी, उसी तरीके से वहां पे उत्तल दर्पण था तो यहाँ पे अवतल लेंस 2 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, वो भी आभासी। आ जाओ, कह रहा अनंत पर रखेंगे तो फोकस F2 पे बनेगा। 2F1 से F1 के बीच में रखेंगे तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। F1 और 2F1 के बीच में रखें 2F2 से परे बनेगा। F1 पे रखेंगे तो जिस पर ये सभी पूछा जाएगा, जो कि क्या करेगा, वस्तु की स्थिति दे देगा, बोलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये आप बताइए। दूसरा बोल दे दिया कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे, प्रतिबिंब फोकस F1 पे बनेगा। अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। इसी को किरण आरेख से ये समझने का प्रयास करना। इसको समझने के लिए क्या करना है, इसको समझने के लिए कुछ रूल्स जिस तरीके से हमने उसमें पढ़ा था यहां भी हम पढ़ेंगे। उसमें पढ़ा था किरण आरेख का उपयोग कैसे, तो हमने पढ़ा था कि अगर ये समानांतर किरण है तो वह फोकस से चला जाएगा, समानांतर किरण है तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, पहला पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर कोई किरण फोकस से आता है तो समानांतर हो जाएगा, या फोकस से आ रहा है तो समानांतर होता हुआ प्रतीत होगा। अगर कोई किरण फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है इसे तो समानांतर हो जाएगा। तीसरा क्या पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था कि कोई वक्रता केंद्र से आ रहा तो वक्रता केंद्र पे वापस निकल जाएगा। यहां हम पढ़ेंगे जो किरण प्रकाश से बिंदु से आएगा वो सीधा प्रकाश से बिंदु से निकल जाएगा, अपवर्तित नहीं होगा। जो किरण प्रकाश से बिंदु से आएगा सीधा निकल जाएगा, यह अपवर्तित नहीं होगा। और चौथा क्या पढ़ा था, जो जिस कोण से आएगा उसी कोण से निकल जाएगा। यहां पे उसकी बात नहीं किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे परावर्तन हो रहा था, यहां पे अपवर्तन हो रहा। अब इन सारी बातों का कहने का क्या तात्पर्य हुआ, तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, आइए देखते हैं। कह रहा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा उसके आरेख दिया। बोल रहा है कि जो समानांतर आएगा फोकस से चला जाएगा, समानांतर आया फोकस से चला गया, दोनों कहां पे मिल रहा है, F2 पर।
तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा गया, तो वस्तु को रखा गया अनंत पर। कहां रखा गया? अनंत पर। तो वस्तु क्या है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताइए, जो चार्ट में आपको दिया था। तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर F2 पर। कैसा बनेगा? रियल में कट हुआ है तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है, तो उल्टा बनेगा। कैसा बन रहा है? तो बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा। हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन में देगा कि जब वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर उत्तल दर्पण उत्तल लेंस के सामने, तो बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा, बहुत छोटा और F2 पर बनेगा। उसी तरीके से बोलेगा कि जब वस्तु को हम 2F1 और अनंत के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा? तो एक किरण ऐसे आएगा जो फोकस से निकल जाएगा। एक किरण ऐसे आएगा जो फोकस से निकल जाएगा। दूसरा किरण प्रकाश से केंद्र से सीधा निकल जाएगा। तो दोनों कहां कटा? यहां पर। रियल में कटा है इसलिए रियल इमेज होगा। वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, इसलिए उल्टा इमेज होगा। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब उसके अपेक्षा छोटा है, तो भैया छोटा बनेगा। और कहां बनेगा? तो देखो F2 और 2F2 के बीच में, F2 एंड 2F2 के बीच बनेगा। यही चार्ट में दिया गया था। यही चार्ट में आपको चार्ट बना के दे दिया। फिर यहां पे दे दिया कि जब वस्तु को 2F1 पे रखेंगे तो क्या होगा? एक समानांतर किरण आएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरा प्रकाश से केंद्र से जाएगा। दोनों कहां पे कटेगा? तो भाई 2F2। मतलब वस्तु को जब 2F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 2F2 पे बनेगा। रियल कट हुआ इसलिए रियल इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे। और सेम साइज का बनेगा, जितना साइज का ये है उतना ही साइज का ये है। उसी तरीके से ये दिया कि जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो एक किरण आएगा, चला जाएगा, दूसरा सीधा निकल जाएगा। दोनों यहां पे कट किया, रियल इमेज बनेगा कि रियल कट किया? उल्टा बनेगा, दिख भी रहा। वस्तु से बड़ा बनेगा, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। कहां बनेगा? जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 के आगे या फिर 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु को F1 पे रखेंगे तो क्या आएगा? तो एक किरण ऐसा आएगा, सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा। दोनों कभी नहीं मिलेगा आगे। जब नहीं मिलेगा मतलब समझेंगे कि अनंत तक जा रहा है। अनंत तक जा रहा है इसका मतलब जो है वस्तु को हम रखेंगे F1 पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और ये VVI क्वेश्चन है। जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कैसा? एक ऐसे जाएगा, ऐसा चला जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा। ये तो फैलते जा रहा तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन जब हम पीछे करेंगे तो यहां पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। कहां पर? 2F1 के पीछे। या फिर कह सकते हैं जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक नहीं, आभासी बनता। आभासी सीधा बनता, छोटा कि बड़ा? तो बड़ा बनता। किधर बनता है? जिधर वस्तु को रखा गया। ये उत्तल लेंस था। अब हम अवतल लेंस देखेंगे तो अवतल लेंस में दो स्थिति। एक किरण अगर आई तो वो फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी। किरण अगर आई तो निकल जाएगी, पीछे करो फोकस से, तो पीछे करने में बन रहा है, इसलिए कैसा? ये आभासी। ये कैसा बन रहा है? आभासी, वर्चुअल इमेज बन रहा है। आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। और कैसा है? बहुत छोटा है। कहां है? फोकस F1 पर। इसमें क्या होगा? जब वस्तु को कहीं भी रख दो, वस्तु को हमने यहां पे रख दिया तो एक किरण ऐसे आएगा, सीधा चला जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा। कहां कटा? यहां पर। तो जब अवतल लेंस में वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखते हैं किसी निश्चित दूरी पर, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और प्रकाश से केंद्र और F1 के बीच बनता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या दिक्कत है? इतनी बातें ध्यान में रखनी है। जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था, चिन्ह परिपाटी, उसमें पढ़ा था, इसमें भी पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या है चिन्ह परिपाटी? आइए देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि गोलीय लेंस हो तो क्या चिन्ह परिपाटी? कह रहा है लेंसों के लिए
हम गोले दर्पण जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल जहां दर्पणों में भी सभी दूरियां उनके ध्रुवों से नापी जाती थी, वहां लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाएंगे। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या कैसे है, आइए मैं इसको अभी समझा देता हूं। ये तो बस बोल दिया, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये तो बस बोल दिया, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ये प्रकाशीय केंद्र है। वस्तु को कहां रखते हैं, वस्तु का आपने हमेशा इधर रखा, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। प्रतिबिंब इधर ही बना था 5 केस में, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन एक केस में प्रतिबिंब इधर बना था, तो भी हो जाएगा नेगेटिव। कब, जब वस्तु को F1 और O एंड F1 के बीच में रखा था। F क्या होगा, प्रतिबिंब उधर, अधिक फोकस उधर वाला ले रहे हैं। जिधर रियल में कट होता है फोकस वो वाला लेंगे, तो रियल कट इधर होगा, फोकस इधर का लेंगे, बात खत्म। F पॉजिटिव तो R भी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। अब वस्तु को ऊपर रखते हैं तो ऊपर ही बनता है, तो इसलिए पॉजिटिव। प्रतिबिंब H डैश नीचे बनना था तो नीचे नेगेटिव। लेकिन एक केस में पॉजिटिव लेंगे जब वस्तु को O एंड F के बीच में रख रहा है। ये हो गया किसका, ये हो गया उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का बोलेगा तो क्या है यार, कुछ नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर। यू को कहां रखते हैं, इधर, तो नेगेटिव। F क्या है, इधर ही है, तो नेगेटिव। R क्या होगा, नेगेटिव। H क्या होगा, वस्तु ऊपर है तो पॉजिटिव। H डैश क्या है, वो भी पॉजिटिव, बात खत्म। यही है चिन्ह परिपाटी और इसी का उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं। आइए लेंस के अब सूत्र और आवर्धन पे विचार करते हैं। जिस तरीके से दर्पण के सूत्र थे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यहां पे हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। वहां पे दर्पण में था प्लस, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण में मैग्निफिकेशन था m बराबर माइनस v/u, लेंस में हो जाएगा m बराबर प्लस v/u। कह रहा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात होते हैं, m से डिनोट करते हैं। m बराबर h डैश बाय h है, लेकिन यहां m बराबर v/u। लेंस में आते थे, दर्पण में आते हैं तो m बराबर माइनस v/u, किस में, दर्पण में। और m बराबर प्लस v/u, किस में, लेंस में। m बराबर h डैश बाय h, किस में, लेंस और दर्पण दोनों में, बात खत्म। ये छोटा छोटा एक क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में सभी करवा दिए जाएंगे, ठीक है क्या। अब एक बचता है लेंस की क्षमता। क्या बचता है, लेंस की क्षमता। क्या करा, सो देखो, लेंस की क्षमता। क्या आप जानते हैं कि किसी लेंस की प्रकाशिक किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। कोई लेंस कितना जल्दी प्रकाश को अभिसरित कर देगा या अपसरित कर देगा, किस पर निर्भर करता है, उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित करेगा। जिसका फोकस दूरी कम है जल्दी फोकस कर देगा, ऐसे ऐसे। किरण आया, फोकस दूरी अगर यहां पे रहेगा तो ऐसे कर देगा इतना कोण के साथ, लेकिन फोकस दूरी यहां रहेगा तो ऐसे करेगा। तो फोकस दूरी कम जल्दी फोकसित करेगा ज्यादा कोण के साथ, फोकस दूरी ज्यादा देर से फोकसित करेगा कम दूरी के साथ। यही बात तो बोल रहा, मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी कम तो क्षमता अधिक, फोकस दूरी अधिक तो क्षमता कम, मतलब उल्टा पुल्टा। कह रहा है कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता।
कह रहा है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं, और P बराबर क्या होगा, अभी हमने जस्ट देखा कि उल्टा पुल्टा होता है, तो P बराबर क्या होगा 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, इसे D द्वारा व्यक्त करते हैं, लेकिन कब, जब f को मीटर में लिखेंगे। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। जब फोकस दूरी ही धनात्मक होगा तो क्षमता धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, तो क्षमता क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपको ऋणात्मक। सिंपल सी बात। कह रहा है कि चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए कि निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर, ऐसा क्या मतलब, क्योंकि +2 है मतलब कौन सा, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस किसको दूर करने के लिए, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करता है। इसकी फोकस दूरी 0.50 सेंटीमीटर। इसी प्रकार -2.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी इतना है। कैसे निकला, कुछ नहीं किया, F बराबर P बराबर 1/f। P दे दिया कितना, +2, तो 1/f, तो F बराबर क्या होगा 1/2, 0.5 मीटर आ गया। अरे बोलिए, समझ में आया है क्या। इसमें क्या कह रहा, सो देखो, कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा, सो देख, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है कि अनेक प्रकाशक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित या सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित करते हैं। तो सबका लेंस की क्षमता निकालना, तो क्या करना, सबकी क्षमता को अलग अलग जोड़ देना। चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। आंख टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजनों को संपर्क में रखकर चश्मों का टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजीय गणितीय योग के द्वारा कर लेता। जैसे +2 डायोप्टर है और 0.25 डायोप्टर, सिंपली जोड़ दीजिए 2.25 डायोप्टर। इस तरीके से लेंस की क्षमता का क्या होता है, योग होता है। लेंस की क्षमता, उसको सिंपली जोड़ देना। खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। कह रहा है क्या सीखा, कह रहा प्रकाश सरलेखाओं में गमन करता प्रतीत होता। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं, बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी होते हैं। सभी प्रकार के प्रावर्तित पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। कह रहा अपवर्तित पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं, ये बताया जा चुका। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए ये होता और वही लेंस के लिए माइनस होता। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसको वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता। सही बात। बोला है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी किरण करने वाले कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है, जबकि विरल से सघन की तरफ जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगे। निर्वात में इतनी चाल होती है, प्रकाश के अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के निर्वात में चाल और प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है, n बराबर c/v होता। क्या किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता। निर्गत किरण अपवर्तित किरण की दिशा के समानांतर होती है और निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच के कोण के दूरी को बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। ये लेंस के लिए सूत्र है। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, और P बराबर होता है 1/f। तो इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी चीजें दी गई थी उनको हमने बड़ी प्यार से, आराम से और एक रफ्तार के साथ मेंटेन करते हुए हमने आपको बता दिया, समझा दिया। जो ज़्यादा जरूरी की चीज़ें थी उस पर हमने ज़्यादा समय दिया, जो थोड़ा सा कम है उसको हमने थोड़ा अपने हिसाब से मिनिमाइज किया। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।